हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट बोर्ड। मैं कमल नारायण ठाकुर आपके पास एक बार फिर आ गया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के, एक क्लास लेकर के जो रीजनिंग एबिलिटी पे बेस्ड है। जी हाँ, रीजनिंग एबिलिटी। आप सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे इंश्योरेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्योंकि अगर हम स्कोरिंग की बात करें, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है रीजनिंग एबिलिटी की, तो ये सबसे मस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है कंपेयर टू क्वांट, जीए एंड इंग्लिश। तो इसके लिए क्या जरूरी है, एक प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है कि रीजनिंग को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही रीजनिंग स्ट्रांग होगा। और 70-80% तो आप प्रीलिम मतलब मेंस में ला ही सकते हैं रीजनिंग में इजली, चाहे कितना भी एग्जाम टफ हो। ऊपर से बात है कि रीजनिंग को मतलब कि प्रैक्टिस 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 एक सक्सेस बनाता है। मैथ में हो सकता है कि आपका एग्जाम में कुछ मेंस वाले एग्जाम में, मेंस की खास करके बात करूंगा क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल तो ऐसे पेपर आ रहे हैं कि आपका रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, लगभग 80-90% सॉल्व हो जाते हैं इजली। बट अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके रीजनिंग। तो चलिए, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो अल्फाबेट वाले वीडियो में हमने बताया था कि हम नेक्स्ट जो है पजल और सिटिंग रेंज पर लेकर आएंगे, तो हम आ गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बताते हैं रीजनिंग के बारे में। जैसे देखते हैं रीजनिंग क्लास 3। जी हाँ, 2 क्लास हमने अल्फ़ाबेट पे लिया था, उसके बाद तीसरा क्लास पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में। तो क्या क्या है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट? सबसे पहले देखिए डिफिनीशन, एक जगह से देख लीजिए कि सबसे पहले देखिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट is one such topic that dominates the reasonability section in the banking insurance exams। यहाँ पे मैं एक और जोड़ना चाहूँगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इफ एस्पिरेंट्स आर वेल वर्स्ड इन सॉल्विंग पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन देन ही और सी, जी हाँ, ही सी कैन इजिली गेन 40-50% मार्क्स इन द रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग वाले एग्जाम में, चाहे वो पीओ का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, 35 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम मेन ये प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स प्रीलिम्स में। और मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में किसी में 50 आता है और किसी में 60 आता है। ठीक है, ये मेंस में आता है, ये मेंस में आता है। तो आप अगर 40-50%, देखिए प्रीलिम्स वाले एग्जाम में 35 में से अप्रोक्सीमेटली 20 मतलब 50% तो आते ही आते हैं, पजल से ही आएंगे। और ये 50-60% वाला में 40% या कभी कभी 50% भी आते हैं। तो देखिए कितना मतलब कि मायने रखता है किसी भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के लिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। और आप सबको पता है कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल होता है, खास करके मेंस एग्जाम में, बहुत ही हाई होता है। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट टू क्रैक बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स इन 2020। जी हाँ, 2020 में इस बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपको कितने टाइप के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं? देखिए, सबसे पहले है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आप सबको पता होगा। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एक सर्कल इस टाइप का पजल होता है। यहाँ पे चाहे तो 8 पीपल या 6 पीपल या पर्सन फ्रेंड जितने भी होते हैं, मान लीजिए 8 है तो 8 तरह का, कोई इनसाइड बैठा होता है इसमें से तो कोई आउटसाइड भी बैठा होता है। तो इस तरह से ये हुआ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद आइए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, एक लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन होती है। तो लाइन में क्या चाहे तो ये नॉर्थ में सारे के सारे बैठे होते हैं या फिर नॉर्थ और साउथ दोनों में होते हैं। अगर नॉर्थ में बैठे हैं तो एग्जाम में हम नॉर्थ में ये एरो को ऊपर रखते हैं, अगर साउथ की तरफ बैठे हैं तो हम एरो को नीचे रखते हैं। तो इसी तरह से लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जी हाँ, रेक्टेंगल आते हैं इस तरह के एग्जाम में। ऐसे देखिए कॉर्नल पे भी कभी 8 पीपल अगर बैठे होते हैं तो 4 कॉर्नल पे और 4 ये, खास करके ये मेंस एग्जाम में आते हैं। और अगर प्रीलिम्स में एग्जाम है तो एक सिंगल वेरिएबल और मतलब कि वो ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते। इस तरह से रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर, स्क्वायर आप सबको पता होगा, स्क्वायर इस तरह से, ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है।
पैरेलल लाइन्स, जी हाँ, पैरेलल मतलब कि दो लाइन है, दो लाइन। इसमें से बोलेगा ये जो है रो 1 मान लीजिए रो 1 और ये है रो 2, रो 2, ठीक है। ये रो वन वाले को नॉर्थ की तरफ बैठाएंगे और रो 2 वाले को साउथ की तरफ बैठाएंगे, या रो 1 को साउथ की तरफ या इसको नॉर्थ की तरफ। इस तरह से पैरेलल होता है। फ्लोर बेस्ड पजल होता है। फ्लोर बेस्ड पजल मान के चलिए फ्लोर एक होता है, चाहे जीरो ग्राउंड फ्लोर से भी हम ले सकते हैं, फिर 1 2 3 4 डैश 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 कर ऐसे करके 3 4 डैश डैश करके 7 8 9, कभी कभी तो 10 तक भी फ्लोर जाता है एग्जाम में। जी हाँ, तो ऐसे मतलब कि कितने फ्लोर, मतलब 6 टाइप के पजल हम बताएं। अब एक मिनट बस। तो पजल जो है किसी भी बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर एसएससी के लिए भी बहुत मायने रखता है। एसएससी या रेलवे में तो उतने हाई लेवल के नहीं आते, बट बैंक के लिए पजल बहुत मायने रखता है। फिर होता है डे या मंथ बेस्ड। जी हाँ, तो डे चाहे तो ये मंडे होता है, मंडे ट्यूसडे डैश डैश लेकर के संडे तक, ठीक है। उसके बाद है मंथ होता है, जन फैब हो या जैन हो या फिर मार्च हो, इसी टाइप बेस पे होता है। फिर होता है ईयर, हाँ ईयर भी होता है, मान लीजिए 2017 है या 18 है या 19 है डैश डैश करके। फिर होता है डिजाइनेशन बेस्ड सैलरी एक्सपीरियंस। जी हाँ, जैसे अगर बहुत एग्जाम, बहुत बार बैंक वाले एग्जाम खास करके आ गया कि कोई डीजीएम है, कोई जीएम है, कोई मतलब असिस्टेंट मैनेजर है, कोई मैनेजर है, इस तरह के डिजाइनेशन बेस्ड आते हैं। उसके बाद सैलरी वाला भी आता है, किसके सैलरी इनसे ज़्यादा है, किसके सैलरी इनसे कम है। या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड भी आता है, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, डैश डैश करके। उसके बाद है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में जो है। ये पजल भी कभी कभी आ जाते हैं। मान लीजिए पजल ऐसे आया कि 7 सिटी है और 7 रिश्तेदार हैं आपस में, कोई किसी के पापा हैं, कोई किसी के मम्मी है, भाई है, डैश डैश करके। और सिटिंग अरेंजमेंट आता है, चाहे तो वो सर्कुलर या लीनियर या पैरेलल दे करके उसमें बोला जाता है कि मतलब कि आपको ब्लड रिलेशन जो दिया जाता है कि फादर मदर ऐसे डैश डैश करके। पजल बेस्ड ऑन कंपैरिजन, काफ़ी ये प्रीलिम्स एग्जाम में 2-3 नंबर के ही आते हैं। कंपैरिजन मतलब समझ ले किसी से ज़्यादा किसी से कम। एज बेस्ड पजल होता है। जी हाँ, एज बेस्ड पजल मान लीजिए एज गिवन है, उसी में से आपको दिया रहेगा कि कोई किसी से छोटा है या कोई किसी से बड़ा है। बॉक्स बेस्ड पजल काफ़ी चर्चा में, बॉक्स बेस्ड पजल जैसे बॉक्स मान लीजिए बॉक्स चाहे तो वो वाइट कलर का होगा, बॉक्स वाइट बॉक्स, या फिर ग्रीन बॉक्स डैश डैश करके, तो ये बॉक्स बेस्ड पजल हो गया। पजल बेस्ड ऑन हाइट कलर मार्क्स सिटी। जी हाँ, ये पजल होता है रेंडमली पजल। मान लीजिए आ गया कि हाइट, किसी की हाइट दी हुई है कि ये 6 फुट का है, 4 फुट का है, कलर दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है। उसके बाद उसी पे आपको अरेंज करना होता है। उसके बाद मिसरेनियस कंडीशंस, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। मान लीजिए कि किसी को पर किसी को ग्रीन कलर पसंद है, किसी को वाइट पसंद है, तो किसी को टोयोटा पसंद है कार में, किसी को फोर्ड पसंद है, एक्सेट्रा। तो ये कंडीशन बेस्ड पजल होता है। तो पजल जो है मोस्टली बैंक इंश्योरेंस एग्जाम में बस यही जो है 14 टाइप के पजल यही पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देंगे, अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम में 2020 में तो ज़्यादा एग्जाम नहीं हुए, 2019 में एग्जाम दिया है, तो सारे के सारे पजल यही बेस्ड पे पजल थे। मतलब कि जो 14 टाइप है यही बेस्ड पे पजल। तो ये जान लीजिए कि आपको हम अपने क्लास में ऐसा करा देंगे रीजनिंग वाले सेक्शन में खास करके, कि हमने बोला था पिछले वीडियो 7-70 वीडियो में कि आपको रीजनिंग के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से। तो आपको मतलब बेसिक, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। लाइट मोड जो है वो क्वालिटी कंटेंट देगा, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करवाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ समझ में ना आए। तो मैं बार बार यही बोलता हूं कि आप चाहे तो मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे में आप हमें लिख सकते हैं कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, तो हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये मैंने 10 गोल्डन रूल्स ऑफ मतलब टू सॉल्व पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये,
कि जो रूल होता है ना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए, ध्यान दीजिएगा कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जब भी सॉल्व हम करते हैं तो हमेशा एक ना दो चीज हम अपने माइंड में रखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, या हमें क्या करना चाहिए। तो इसी लिहाज से हमने 10 गोल्डन रूल बनाया है। देखिए, सबसे रूल नंबर 1, डू नॉट स्केयर बाय साइज और वर्ड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वह वर्ड देख करके, मतलब अगर पजल मान लीजिए 10 या 15 लाइन में है, सेंटेंस में है, वो देख करके घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको नहीं पढ़ना, नहीं करना है। तो ये आपको करना ही नहीं, आपको डरना ही नहीं है, इससे नहीं डरना है आपको, ठीक है। उसके बाद कलेक्ट ऑल द डायरेक्ट या पॉजिटिव सेंटेंस प्रोवाइडेड इन द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, जो भी डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब ऐसे देता है कि पी इज लाइक ब्लैक कार। जी हाँ, मान लीजिए इस तरह से अगर पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है कि पी लाइक ब्लैक कार, पी को अगर ब्लैक कार पसंद है, अगर ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है तो आप इसको ना कलेक्ट कीजिए, ठीक है, कलेक्ट कीजिए कि ये सही है और कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पॉइंट और द निगेटिव सेंटेंस प्रोवाइड इन द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, निगेटिव सेंटेंस को आउट कीजिए। जैसे मान लीजिए पी डज नोट लाइक ब्लैक कार, अगर पी को ब्लैक कार पसंद नहीं है तो उसको ये कर लीजिए, कहीं पे नोट आउट कर लीजिए, पॉइंट आउट करके आपको पॉजिटिव सेंटेंस लेना है, निगेटिव सेंटेंस को भी आउट करके रखना है। पहले सबसे पहले पॉजिटिव को लीजिए, फिर निगेटिव को आउट कीजिए, फिर बाद में कहीं इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए कि निगेटिव कैसे होगा, और अपने कॉपी में अपने वर्ड में लिखिए। ये एक ही नहीं कि ये पूरा लंबा, देखिए जितना लंबा सेंटेंस दिया हुआ है आपको, ये पूरा नहीं आपको ये समझना है, आपको अपने शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, write the information on the paper in simplified form so you do not have to look at the confusing paragraph over and over again. For example, if the statement is given that A sits third to the right of C, then you can simply write it as C arrow 3R. R stand for rights A. जी हाँ, तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस देखें कि ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो आप अपने कॉपी में जैसे हमने अभी बताया इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी राइट, ये एरो मतलब राइट, 3R मतलब थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो इस तरह से अगर आप लिख लेंगे, या फिर मान लीजिए ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ऐसे अगर दिया होगा तो दैट मीन्स कि उसको अपने तरीका में, अपने भाषा में आप लिखने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, अपने भाषा में, ऐसा नहीं कि सेंटेंस को बार बार, इतने लंबा सेंटेंस दिया हुआ है तो बार बार उसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। If there are different possibilities in the puzzle and sitting arrangement, draw different arrangement based on them. पॉसिबिलिटीज तो आपको लेके चलना ही है, कम से कम 3 लेके चलिए, अगर लंबा है तो 3 लेके चलिए, चार मत लीजिए, 4 तो काफी लंबा हो जाएगा, या फिर 2 और 3 ये काफी अच्छा होता है। और अगर कोई मतलब कि लंबा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट है तो आप, हम बताएंगे पहले 3 पॉसिबिलिटीज तो लेके चलिए, और प्रेम्स लेवल में 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलिए, ठीक है। 2 में अप्रोक्सीमेट बन ही जाता है, लगभग बन ही जाता है, कभी कभी 3 की हमें जरूरत होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 5 गोल। नेक्स्ट, कीप कैंसलिंग removing all the possibilities that is do not follow or go against the information that is provided in the puzzle and sitting arrangement। जी हाँ, इसको हटाते, रिमूव करते जाइए। जो मतलब कि पॉसिबिलिटीज, मान लीजिए आपने 3 पॉसिबिलिटीज बनाया, उसमें 2 ही जगह फिल करने के बाद पता चल गया कि नहीं ये एक पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता, सिर्फ 2 ही बनेगा, तो जी हाँ, बाकी के जो एक है उसको क्रॉस कर दीजिए, हट जाइए उससे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। Concentrate on the words like which, but, while, not, only, who and etc। जी हाँ, इस तरह के वर्ड पे ना आप कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है ये सेंटेंस। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो जो, लेकिन, नहीं, केवल, कौन, और, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस पे खास करके ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई नॉट टू इग्नोर द जेंडर डिफाइनिंग टर्म्स लाइक हिम, हर, ही, सी। जी हाँ, जब भी हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिम जो है वह मेल के लिए यूज कर जाता है, हर जो है फीमेल के लिए,
यहाँ ही मतलब कि ये भी फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, और सी जो है वो फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस को भी आपको इग्नोर करके नहीं चलना है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कहीं आपने ही को सी पढ़ लिया, सी को ही पढ़ लिया, तो फिर हो गया पूरा गड़बड़, मतलब कि वो रायता फैल जाएगा, फिर वो बनना ही नहीं है फिर। और जब भी ब्लड रिलेशन विद द पजल और सिटिंग आता है तो उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि एक तो आपको पजल या सिटिंग में बैठाना, उसके साथ ही आपको जेंडर डिफाइन करना है, उसके बाद रिलेशन भी मतलब कि बैठाना है आपको कि कौन किसका क्या लगता है। उसके बाद नेक्स्ट, where some people या person friends are facing outward और inward and then mark the places with arrow pointing inward या outward। जी हाँ, अगर मान लीजिए कोई पर्सन फ्रेंड या जैसे ही पजल और सिटी में तीन मोस्टली आता है कि पीपल है या पर्सन है या फ्रेंड है, ये एक तरह बैठे हैं या फिर रो में या फिर पैरेलल रो में या फिर सर्कुलर में, रेक्टेंगल में, डैश 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 डैश। तो इसको क्या कीजिए, आप मार्क कीजिए। मान लीजिए अगर कोई इनवर्ड बैठा है तो इनवर्ड का ऐसे होगा, हम यहाँ सर्कुलर बना लेते हैं, और इनवर्ड बैठा तो सॉरी इनवर्ड ऐसे होगा, अगर आउटवर्ड बैठा तो आउटवर्ड ऐसे होगा, आउटवर्ड यूं और इनवर्ड ऐसे, ठीक है, इसी तरह से डैश डैश करके। और उसके बाद 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस द गोल्डन रूल टू सॉल्व सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, यही एक ऐसा है कि जो 10 पे हावी होता है, बाकी के सॉरी 9 रूल पे ये हावी होता है, प्रभावी होता है। समझ लीजिए कि अगर आपने प्रैक्टिस करा अच्छे से कोई भी पजल आप मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। एक एक ध्यान दीजिए, अगर आप लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस में या आरबीआई असिस्टेंट मेंस में या फिर आईबीपीएस आरआरबी में बैठना चाहते हैं, जो जुलाई अगस्त में पॉसिबल है होना, तो आप अभी से 1 घंटा 1 आवर पजल और सेटिंग का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। बहुत जगह पीडीएफ पड़े हैं इसके, तो आप कहीं से भी डाउनलोड करके, हम भी निकालेंगे इसका बहुत जल्द पीडीएफ, जो भी आपको क्लास करवाएंगे उसका पीडीएफ भी हम देंगे। तो आप अभी से 1 घंटा प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट कर दीजिए। कि प्रैक्टिस अगर करेंगे तो प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका सब समझ में आ जाएगा आपको। प्रैक्टिस से अच्छा कुछ भी नहीं है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को। जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में डीआई बहुत मायने रखता है, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, उसी तरह से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में, सॉरी रीजनिंग वाले सेक्शन में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस का स्टार्ट कीजिए, और प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस ही मत कीजिए, अपने कान को खुले रखिए कि अगर आप बोलेंगे जी प्रैक्टिस करते समय आप एकदम बोलने की ये कर कीजिए कि पी इज द फादर ऑफ ए, तो आप उसको समझिए, समझना भी होगा। अगर आप बोल रहे हैं तो कान भी आपका सुन रहा है, समझना होगा उस चीज को, कि मतलब कि प्रैक्टिस के साथ अपने कान दिमाग दिमाग को पूरा फ्रेश रखना है। ये नहीं कि आप अगर पजल बना रहे हैं तो ध्यान टीवी पे है, न्यूज पे है कि साइक्लोन आया है, कि इंडिया का इकोनॉमी क्या है, कि एग्जाम डेट क्या आ गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए पजल को सॉल्व करने में, और कुछ भी नहीं आपको करना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इससे क्या होगा आपका मतलब कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए। क्या होता है एग्जाम में बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमसे एक बार हमने ट्राई किया नहीं बना, दूसरा बार ट्राई किया नहीं बना, तो हम क्या सोचने लगते हैं बाय डिफॉल्ट कि शायद पजल ही गलत है। हम सोचते हैं, बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ये पजल ही गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। होता है कि पजल मतलब 1 से 2% ही चांसेस होता है पजल रॉन्ग होने का, नहीं तो एग्जाम में नहीं था हम रॉन्ग होते हैं, पजल रॉन्ग नहीं होता है। तो घर पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को जितना निखारेंगे, एग्जाम में आपका उतना ही काम आएगा। तो ये 10 जो गोल्डन रूल है, इसका स्नैपशॉट आप लेकर के रख लीजिए, बिल्कुल जी हाँ, ये रख लीजिए, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यही रूल है जो पजल और सिटिंग को ध्यान में रखना है उसे सॉल्व करने से पहले, ठीक है। चलते हैं, जी हाँ। तो जैसे आपको हमने बताया कि क्या करना है, अब उसके बाद हम एक चीज और आपको बता दें कि 10 गोल्डन रूल के बाद एक छोटा सा पजल जो कि प्रीलिम्स लेवल का है, उसको हम देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है, हम सिटिंग अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक जो मतलब कि प्रीलिम्स लेवल में ही इस तरह के आते हैं क्वेश्चंस, तो ध्यान रखिए, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आप ध्यान से देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन पहले अच्छे से पढ़िए। 8 फ्रेंड्स नेम ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है।
एक तरह से सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं और सबका जो है फेस जो है एक ही तरफ है, सेंटर के तरफ है, ठीक है, केंद्र की तरफ है। ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ओनली 2% सीट्स बिटवीन ए एंड एफ, ई इज फेसेस एफ, सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच। सारा इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। अब देखिए इस तरह के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में बस आपका ये जो है सिर्फ 2 मिनट का है। 2 मिनट में आपका पजल के साथ ही आपका क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का जो टाइम होता है ना वो 20 मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स का होता है इंडिविजुअल में। और आपके मार्क्स कितने होते हैं? 35। जी हाँ, तो लगभग हम मान के चलें कि इसको डिवाइड करें तो लेस देन, मतलब कि एक को सॉल्व करने में हमको मतलब 33 से 35 सेकेंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मिलता है, ठीक है। और एक याद कर लीजिए कि 35 अगर रीजनिंग का है तो रीजनिंग में आपको 30 प्लस तो लाना ही लाना है मिनिमम, चाहे मतलब कि 30 नहीं, 31, 32, 33 इतने रेंज में लाना है, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स का इस बार कट ऑफ गया है, देख रहे हैं कि हर स्टेट में किसी में 90, किसी में 95, 96, इवन 96 भी कट ऑफ गया है। तो अगर आप रीजनिंग में 34 या 35 आप नहीं लाएंगे, फिर आपको क्वांट में लाना मुश्किल होगा, क्योंकि क्वांट में हम मानते हैं कि रीजनिंग में 20 मिनट्स में हम कर सकते हैं 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी, लेकिन क्वांट में थोड़ा मुश्किल होगा 35 क्वेश्चन करना, ठीक है। हाँ, अगर हमने 35 के 35 क्वांट में कर ले तो बल्ले बल्ले। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि कट ऑफ का क्या मतलब ये है। तो आपको प्रीलिम्स में इसी तरह के आएंगे, ऐसा नहीं कि ये काफ़ी इजी है और इजी में आप खुशी खुशी में उसी में 10 सेकेंड अपना गवा दे कि काफ़ी इजी है, हमसे तो बन ही जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही आपने देखा, आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, चाहे आपको बाद में पता होना चाहिए कि पजल इजी है कि हार्ड, क्योंकि 20 मिनट बहुत ही कम टाइम होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कैसे करते हैं आप देखिए। ठीक है, काफ़ी इजी ही पजल है, हम बताएंगे काफ़ी इजी ही है। चलिए, अब सर्कुलर टेबल की तरफ बैठा है, ठीक है, सर्कुलर की तरफ, और 8 पीपल हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 मतलब बैठे हुए हैं। चलिए हम इसमें 2 पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, 2 हम पहले ड्रॉ करके रख लेते हैं। आप एग्जाम में आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जी हाँ, तो जैसे हम सॉल्व करके रख लिए, अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें, कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इस वाले पजल में जहाँ पे निगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, ना के बराबर है ये, जहाँ पे नोट नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं। तो चलिए कैसे बनाना है हम आपको बता दें। अब पहला कहता है ए सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी कहीं से भी हम ले सकते हैं, स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे ए जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए यहां डाल दिए और बी यहां डाल दिए, ठीक है। ए इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। हाँ, और एक मैंने एरो नहीं लगाया है, क्योंकि जब हम सेंटर की तरफ फेस करते हैं सारे के सारे, तो वहां पे एरो नहीं लगाना है। मान लीजिए अगर ये होता इनवर्ड आउटवर्ड दोनों होता तो फिर हम एरो लगाते। यहाँ पे एरो लगाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में इनवर्ड आउटवर्ड नहीं दिया हो, क्योंकि आप सबको पता है कि ये सारे के सारे सेंटर की तरफ ही फेस रहे हैं, इसलिए हमने एरो नहीं लगाया है, इनवर्ड और आउटवर्ड वाला एरो, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये हो गया। ओनली 2% सीट्स बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 2 बंदे बैठते हैं। जी हाँ, ए और एफ, मान लीजिए हम अगर एफ को यहाँ पे मान के चलते हैं, एक मिनट, एफ को हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो ए और एफ के बीच में 2, और अगर इसमें यहाँ पे रखा है तो 2 पॉसिबिलिटीज ले लीजिए, यहाँ पे एफ को यहाँ रख देंगे। समझ रहे हैं आप लोग कि 2, अगर हम 2 ने ले लिया तो फिर ए, यहाँ देखिए कि ए के 2% है तो यहाँ भी हो सकता है एफ और यहाँ भी हो सकता है एफ, ठीक है। नेक्स्ट ई इज फेसेस सी, अगर एफ को आप यहाँ रख रहे हैं
तो ई को यहाँ रखिए, ई इज फेसेस एफ, सॉरी। अब एफ को अगर यहाँ रख रहे हैं तो ई को यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो ये हम लेके दोनों लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट राइट ऑफ ई, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, सी जो है वह ई के राइट में दाहिने में जो है वो तीसरा बैठा हुआ है। अब ई यहाँ पे ये है तो 1 2 3 यहाँ पे हम सी को ले सकते हैं। अगर ई यहाँ पे है तो 1 2 3 नहीं, ये कट गया यहाँ पे। ये पॉसिबिलिटीज देख लीजिए आप, यहीं पे एक तरह से की आपका खुल गया पजल का। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में सी जो है वो थर्ड है। तो अगर मान लीजिए यहाँ हम 1 2 3 ऑलरेडी बैठा हुआ है तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया, ये कट गया, समझ रहे हैं। उसके बाद है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में डी जो है वो तीसरा है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 3 जगह है खाली अभी, तो क्या कहता है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर हम एच को यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 नहीं होगा, ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ भी नहीं होगा, सी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक जगह है जहां पे हम एच को रख सकते हैं। तो क्या कहते हैं डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में डी जो है, एच के लेफ्ट में डी जो है वो तीसरा बैठा हुआ है। तो डी को हमने यहां पे रख लिया, ठीक है। अब क्या कहता है कि G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जी हाँ ये बन गया, एक ही G ही बचा था और जो इमीडिएट नेबर है। तो ये सिर्फ आपको 1 से 1.5 मिनट में पजल सिटिंग अरेंजमेंट बन जाना चाहिए। प्रेम्स लेवल का है, 1 से 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट हम मान के चलते हैं कि आपने बना लिया। फिर उसके बाद उस पर 4 या 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिया ही रहता है इस लेवल पे। तो आपको उसे भी करने में 1 से 1.5 मिनट लगेगा, क्योंकि मतलब ढाई से 3 मिनट में पूरा खेला खत्म। 2.5 से 3 मिनट में पूरा खत्म हो जाना चाहिए आपको, 4 से 5 क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। तो चलिए अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा हुआ है। तो जैसे आप सॉल्व करके कि लास्ट पिछले स्लाइड में हम देखेंगे, तो पिछले स्लाइड में देख करके हम एक बार आंसर कर देंगे। अब कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ देखिए डी के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3 ए बैठा हुआ है, यहाँ डी है और डी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, पहला का आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। दूसरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। नेक्स्ट में कहता है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहला दिया हुआ है एच और ई, तो एच और ई को हमने ले लिया। तो एच के थर्ड राइट में ई है बस। तीसरा ई और सी, ई के जो है वो थर्ड राइट में सी है, मतलब थर्ड 2 बार थर्ड आ गया। तीसरा है ए और डी, तो ए और डी यहाँ पे देखिए ए के जो है थर्ड राइट में डी है। चौथा क्या आ जाएगा जी और बी, तो यहाँ पे देख लीजिए जी के थर्ड राइट में बी है, तो मतलब 4 के 4 ना थर्ड राइट में बी है। अब पांचवा देखिए डी और ई, तो डी और ई, तो देखिए डी के सेकेंड लेफ्ट में ही ई है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई। जी हाँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ना ये घुमाएगा जरूर, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन नंबर ए में या बी में दे देगा और आपको तुरंत पकड़ में आ जाए कि दो आपको, अगर आपने दो अगर आपको एक सेम हुआ और एक ऑड हो गया तो आप ये एग्जूम कर सकते हैं कि हमारा 2 सेम हो गया तो तीसरा आंसर हो जाएगा। तो नहीं, ये एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, ऑप्शन नंबर ई में इस तरह के सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एच, एच के बारे में बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एच फेसेस बी, तो एच जो है वो बी की तरफ क्या फेस किया हुआ है, जी हाँ एच और बी एक साथ ही फेस किए हुए हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट है एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। तो क्या जी के इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठा हुआ है? तो यहां देख लीजिए, लेफ्ट ऑफ जी, जी हाँ, यहाँ पे जो जी है वो इसके इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है G एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ H। H के दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में G और F होना चाहिए। तो यहाँ पे है दिया हुआ, जी हाँ, G यहाँ पे आ गया और F यहाँ पे आ गया। तीसरा भी सेंटेंस सही है। अब चौथा, H सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ C। H जो है C के राइट में सेकेंड होना चाहिए। तो सेकेंड यहाँ पे C दिया हुआ है, सेंटर की तरफ फेस करेगा। तो यहाँ देख लीजिए, हाँ सही में है, दिया हुआ सेकेंड में है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एच। जी हाँ, एच के बारे में जो भी सेंटेंस दिए हैं सारे के सारे सही हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चारे के चारे सेंटेंस सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्रेंड्स सीट्स बिटवीन ए एंड एफ व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं जब हम ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? आप सबको पता होगा कि क्लॉक क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूं होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूं होता है। ठीक है, तो आपको ए से गिनती करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ए यहां पे बैठा हुआ है और एफ यहां पे बैठा हुआ है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो जी और एच बैठे हैं, मतलब 2% बैठे हुए हैं ए और एफ के। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टू पीपल, मतलब कि 2 पीपल एच और जी जो है वो बैठा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रेंड्स सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी। अब देखिए, ये थोड़ा सा घुमा दिया है, सी के तरफ जो फेस कर रहा है, ठीक है, उसके राइट में सेकेंड पूछ रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सी के तरफ कौन मुंह फेस कर रहा है। तो सी यहां पे है और इसके तरफ फेस कौन, एक, सी यहां पे है और इसके तरफ फेस कौन कर रहा है? ए। जी हाँ, 3 और 3 जब हम ये काउंटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा। तो सी की तरफ ए फेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एफ एस जी ये भी देख लीजिए, डी बी सी, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। सी की तरफ ए फेस कर रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए सी, अब उसके उसके क्या कहता है, लेफ्ट या राइट, एक बार हम देख कंफर्म हो लेते हैं। राइट, उसके राइट में सेकंड कौन सा है? तो चलिए हम देख लेते हैं एक के राइट में सेकंड कौन सा है। तो एक के राइट में जो सेकंड है वो है बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक मिनट, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रेंड सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ, जी हाँ, तो बी ही होगा। चलिए, तो बी, तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये काफी इजी पजल जिसको हम बोल सकते हैं, ये काफी इजी पजल है। पहला क्लास था, पहला दिन था, हमें क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी? हमें आपको गोल्डन रूल समझाना था। जो 10 गोल्डन रूल आपको हमने बताया है, 10 गोल्डन रूल, इसको आप एक बार पढ़िए और खुद एज्यूम कीजिए कि ये इस रूल को आप फॉलो करेंगे जब भी पजल और सेटिंग अरेंज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आएंगे, इसी गोल्डन रूल पे आपको पजल और सेटिंग अरेंजमेंट बताएंगे कि कैसे करना है। उसके बाद 10वां रूल जो है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का, जिसको हम बार बार फोकस करके बता रहे हैं कि आपको 10वां मतलब कि प्रैक्टिस करना है। तो जी हाँ, प्रैक्टिस ही करना है। आप क्या कीजिए, जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप 10 गोल्डन रूल को क्या कीजिए, पहले देखिए। उसके बाद पहले, इसलिए हमने स्लाइड ऐसा बनाया है कि सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को देखिएगा, इस इंफॉर्मेशन देख करके खुद ही सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप आंसर देखिए, क्योंकि इजी है, आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपका इजी बनना है। बहुत ही इजी पजल है। तो बस 2.5 मिनट से 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा खर्च नहीं करना है इस तरह के। क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन कभी कभी हम ना जितना ही क्वेश्चन को चूज करने के तो उतना ही क्वेश्चन बैकआउट करने से भी होता है कि मतलब कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना है। तो ये प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा। अगर आपको पता है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट कोई भी हो आप कर लेंगे, तो जी हाँ, घर में आप जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा होगा। एग्जाम में वही सिटिंग अरेंजमेंट आपका पूछेगा, यही टाइप का आता है बेसिकली। ऐसा नहीं कि जो आप प्रैक्टिस करेंगे वही आएगा,
जो हम प्रैक्टिस यहाँ से करवाएंगे वही एग्जाम में भी आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो मेन है वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस रीजनिंग का। और प्रैक्टिस करने के साथ ही अपने आंख और कान और दिमाग तीनों चीज आपका खुला होना चाहिए कि आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, कोई भी अगर आपके पास इस तरह से फीडबैक हो तो hi@lightmode.in पे हमें मेल कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही हम रख रहे हैं। और आप खुद ही एज्यूम कीजिए कि जो रीजनिंग है प्रैक्टिस का चीज। रीजनिंग और क्वांट पूरा प्रैक्टिस फोकस्ड है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको जरूर रीजनिंग में पजल, बहुत ही अच्छे अच्छे पजल लेकर के आएंगे। पहले तो हम प्रीलिम्स के लिए फोकस करेंगे, मतलब 1 से 2 क्लास प्रीलिम्स का होगा, फिर मेंस का पजल्स पे होगा। ठीक है, फिर मेंस के पजल्स पे होगा। और खास करके हमको तरीका बताएंगे कि तरीका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। बहुत लोग होता है कि तरीका को नहीं जानते हैं, कि जैसे कोई स्टूडेंट होता है सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज लेकर के एग्जाम में स्टार्ट कर दिया, अगर फिर उसको धक्का ऐसे ऐसे क्रॉस कर दिया, फिर दूसरा यहाँ पे सर्कुलर बनाएगा, फिर ऐसे करेगा, जो बिल्कुल गलत है। आप एक ही साथ 1 2 3 पॉसिबिलिटीज लीजिए, 2 या 3 पॉसिबिलिटीज लीजिए, उसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एक बार में पजल सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, तो यही आप मोस्ट इम्पोर्टेंट था आज के क्लास में। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्लास हम लेकर के जरूर आएंगे। और आपको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हम बहुत क्लास ऐसा लेकर के आएंगे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। जी हाँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। लाइट मोड को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे। बाय बाय।